हाँ जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, हमारी HTML जो है ना वो जितनी यानी कि हमें चाहिए ना कि वो तो हमारी हो गई है, ठीक है। तो जो चीज़ हम आज देखने लगे हैं ना वो है CSS। लेकिन उसको जो है ना शुरू करने से पहले मैं थोड़ी दो चार चीज़ें आप लोगों को बता दूं CSS के बारे में। एक्चुअली अगर इसके सिर्फ उस पर जाएंगे ना इंट्रोडक्शन पे, वो तो ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, यानी कि ये कह लो कि एक शीट होती है जिसके अंदर जो है ना हम अपनी स्टाइलिंग को जो है ना उस चीज़ों को डिफाइन करते हैं। लेकिन इसको समझना इस लिहाज से ज्यादा जरूरी है कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, यानी कि क्यों हम ये जो है ना CSS एक अलग से ही जो है ना चीज आ गई और उसको हमें वो भी सीखना जरूरी हो गई। और उसको हमें इम्प्लीमेंट करना जो है ना ये कह लो कि मैंडेटरी हो गया इस चीज को इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, अभी तक हमने जितनी चीजें की है ना, बैकएंड किया है यानी कि C# की है, या SQL किया है, या HTML की है, इन सब चीजों में जो है ना CSS में ये डिफरेंस है कि अगर आपने CSS ना भी नहीं भी की ना, तब भी आप फुल फ्लेज अपनी एक एप्लीकेशन बना सकते हो। यानी कि अगर आपने HTML बीच में से मिस कर देते ना, तो जाहिर सी बात है फ्रंट एंड डिजाइन नहीं उसका बना सकते। या अगर आपने बैक एंड कोडिंग नहीं की, आप कहते हो कि नहीं यार मुझे बैक एंड कोडिंग नहीं पसंद, तो मैं जो हूं ना यानी कि ये छोड़ देता हूँ, मैं SQL और जो है ना फ्रंट एंड कर लूंगा, तब भी आप फुल फ्लेज कोई एप्लीकेशन नहीं बना सकते। और सेम इसका डेटाबेस है कि डेटाबेस के बगैर भी आप कुछ भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते। लेकिन CSS एक ऐसी चीज है कि अगर आपको ये ना भी आती हो ना, तो फिर भी आप लोग जो है ना इसके बगैर भी आप काम चला, यानी कि हम CSS को यूज ना करें अपने किसी भी टूल के अंदर, किसी भी इसके अंदर, तब भी हम फुल फ्लेज सेम वैसी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो बगैर CSS के, यानी कि CSS को यूज करके जो बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एप्लीकेशन है पूरी, ये एप्लीकेशन अगर CSS के साथ बनी हुई है ना, सेम ऐसी एप्लीकेशन हम जो है ना CSS के बगैर भी बना सकते हैं। तो CSS एक मैंडेटरी चीज नहीं है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्यों लोगों ने इसे यूज करना शुरू किया, सिर्फ हम अभी उस चीज को आज देखेंगे। लेकिन अगर आप, मैं कहूँ कि यही आप एप्लीकेशन जो है ना बगैर HTML के मुझे बना के दो, आप नहीं बना सकते। क्योंकि एच टी एम एल के बगैर तो आप, मैं आपको HTML का एक टैग के पे भी पाबंद कर दूं तो आप उसका अल्टरनेटिव कोई दूसरा टैग नहीं यूज कर सकते। यानी कि जो टैग वो जो फंक्शनैलिटी वो दे रहा है वो टैग, उसके अल्टरनेटिव भी आप दूसरा टैग जो है ना वो नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। तो मगर CSS एक ऐसी चीज है कि आप कहते हो कि नहीं मैंने CSS यूज करनी नहीं है, तो उस केस में जो है ना आप, यानी कि HTML के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, वो यूज करके जो है ना आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। तो बाकी CSS से फायदा क्या होता है, अगेन वही बात करूंगा कि वही चीज हम बगैर CSS के भी कर सकते हैं। लेकिन CSS का फायदा कहाँ पे जाके हमें नजर आएगा, जब आप ये चीज, पहले आप लोगों ने ये चीज देखनी कि बगैर CSS के मैं जो चीजें अचीव कर रहा हूँ वो क्या क्या कर रहा हूँ। यानी कि अगर आपने, अभी मैंने आप लोगों को कल तक बताया था कि अगर आपने जिस तरह एक आर्किटेक्चर खड़ा होता है, ठीक है, उसकी आप दीवारें कर दो, दीवारों को प्लस्तर कर दो, वो जो ग्रे स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर होता है ना, वो चाहे बिल्डिंग का हो चाहे किसी घर का हो, वो जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है ना वो पूरा हमारा HTML है। ठीक है। और उसके अंदर जो हम रंग भरते हैं या दूसरी चीजें एडअप करते हैं वो हमारी CSS आती हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बगैर CSS के हम वो काम नहीं कर सकते। हम वो काम जो है यानी कि सिर्फ HTML के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि HTML वाले हमें ये चीज देते हैं, ये चीज प्रोवाइड करते हैं कि आपने, जिस तरह ये एक बटन है, ठीक है, अब इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की जो है कह लो कि एट्रीब्यूट लगे होंगे, डिफरेंट किस्म की CSS क्लासेस लगी होंगी। ठीक है, तब जाके इस तरह का बटन डिजाइन हुआ होगा। ठीक है, जो आप लोगों ने HTML में बटन लगाए थे वो आप लोगों ने देखे ही होंगे कि वो बिल्कुल सिंपल थे। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि सेम इस तरह का बटन मैं बगैर CSS क्लासेस अप्लाई करके भी बना सकता हूँ। ठीक है, मेरी डिपेंडेंसी नहीं है कि मैं जो है ना CSS की तरफ जाऊं। लेकिन फिर लोग गए क्यों, इसका आंसर आप लोगों को सिर्फ आज के टॉपिक में हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब ये जो जो भी हमने लेआउट लेना होता है, उसकी डिजाइनिंग को जिस तरह भी हमने यानी कि डिजाइन करना होता है, वो सिर्फ हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम स्टाइल कहते हैं। ठीक है, उस स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से जो है ना अपने लिहाज से किसी भी चीज को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे, उसको लेके चलते चलते हैं, और फिर जो है ना आगे जो है ना उसकी प्रॉब्लम को देखेंगे, प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसको जो है ना हम रेक्टिफाई करेंगे कि भाई किस तरह जो है ना हम CSS को क्यों हमारे लिए ये बेनिफिशियल बनी है।
अच्छा, इसका जो एब्रीवेशन है वो तो सिर्फ यही है कि भाई यानी कि कैस्केड स्टाइल शीट है ये, ठीक है। ये पॉइंट है जिसकी वजह से जो है ना सीएसएस बनी, या सीएसएस में लोगों ने काम करना शुरू किया, एक सेपरेट जो है ना यानी कि फाइल पे काम करना शुरू किया था, ठीक है। तो अगर ये देखो यहाँ पे भी इसने यही बात लिखी हुई है कि सीएसएस खुद कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का स्टाइल है बस, ठीक है। यानी कि जो एचटीएमएल जितनी भी डिजाइन हुई हुई है इसको स्टाइल देने के लिए जो है ना सीएसएस यूज होती है। और सीएसएस जितनी भी है वो सिर्फ क्या है, आउटर डिस्प्ले है। यानी कि जिस तरह का भी आप डिजाइन करोगे, जो भी चीज आप बनाओगे, वो डिस्प्ले में जो चीज शो होगी वो हमारी क्या होगी, सीएसएस होगी। यानी कि वो जो चीजें हैं वो सीएसएस में इंप्लीमेंट हुई होगी, ठीक है। तो ये एक एक दूसरी चीज ये है कि सीएसएस एक ऐसी चीज है कि ये कह लो कि अगर आप क्रिएटिव माइंड हो डिजाइनिंग के लिहाज से, तो आप अपनी खुद सीएसएस क्लास बना के वो किसी को जो है आप सेल आउट कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को ये चीज याद है कि नहीं, लेकिन ना जब मैं शायद पाकिस्तान में ही था, एक बंदा था उसने एक थीम बनाया था। इस चीज को थीम कहते हैं कि भाई कलर, बटन का कलर कैसा होगा, मेन्यू का कलर कैसा होगा, जब ये मेन्यू पे देखो ये ऊपर माउस आ रहा है, इसका डार्क हो रहा है ब्लैक, ये कलर कैसा होगा, जो मेन्यू सिलेक्ट हुआ हुआ है उसका कलर कैसा होगा, जो मेन्यू यानी कि हवर हो रहा है उसका कलर कैसा होगा, ये पूरा जब ये सारी सीएसएस कॉम्बिनेशन कंबाइन करके जो एक वर्ड बनता है ना, वो थीम बनता है। कि ये जो थीम है ना पूरा, ये W3 स्कूल वालों का थीम है कि भाई उन्होंने बटन का कलर ये रखा हुआ है, इस तरह करके आइकन इस तरह के शो किए हुए हैं, इस तरह बटन बने हुए हैं, ठीक है, ये पूरा थीम है। तो उस बंदे ने ना सिर्फ एक थीम बनाया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी थी जिसने $1 मिलियन में वो थीम खरीदा था, ठीक है। यानी कि आप अगर खुद सोच सकते हो कि यार ये कलर कॉम्बिनेशन इसके साथ अच्छा लगेगा, इस बटन के साथ मैं ये यहाँ पे डार्क कर दूं, ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा, तो ये आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और जो आजकल जो फेमस थीम हुए हुए हैं वो जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट थीम है, गूगल थीम है, ट्विटर थीम है, ठीक है, फेसबुक थीम है, ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है इनके थीम जो है ना काफी फेमस है। और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने थीम दूसरों को यूज करने के लिए भी देती है। वो कहते हैं कि आप सिर्फ ये क्लास अप्लाई कर लो, आपको ऑटोमेटिकली ये वाला थीम मिल जाएगा। और उसी तरह के एक थीम में बूटस्ट्रैप है, ठीक है। बूटस्ट्रैप वालों ने अपनी एक पूरी जो है ना सीएसएस लिख दी भी है। आप कहते हो कि भाई जो है ना आपने ये वाला बटन यूज करना है, आप सिर्फ ये क्लास उस पर अप्लाई कर दो तो ये वाला बटन की फंक्शनैलिटी आ जाएगी, सॉरी फंक्शनैलिटी नहीं, ये वाला लुकआउट लेआउट आ जाएगा उसमें, ठीक है। क्योंकि सीएसएस या स्टाइल जो भी हम देखने जा रहे हैं, इसमें फंक्शनैलिटी तो जीरो है, ठीक है, इसमें कोई फंक्शनल चीज नहीं होगी। इसमें क्या चीज है, सिर्फ लुकआउट लेआउट है बस, कि क्या यूजर को शो होगा, ठीक है, डिस्प्ले क्या होगा, किस तरह का व्यू से शो होगा, सिर्फ हम इस चीज पे बात करेंगे इस पूरे वीक में, ठीक है। अब मैं एक चीज इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ, जिस तरह ये हमने एक सीएसएस लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये H1 का टैग लगाया और सिर्फ अभी मैं H1 का टैग ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसे मैंने कंट्रोल S किया और आई थिंक ये मैंने डेस्कटॉप पे ही रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ठीक है। इसे अब मैंने रन किया, ये मेरे पास जो है ना H1 का टैग आ गया। अभी मैं CSS नहीं यूज कर रहा, मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये यानी कि ब्लैक नहीं रेड होना चाहिए, ठीक है, ये मेरा क्लाइंट कहता है। और अब मैं फिर इसमें गया, यहाँ पे एक टैग यूज होता है स्टाइल का, ठीक है। अब ये देखो स्टाइल के अंदर कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इससे कितने ज्यादा एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ कलर, आगे देखो ये कलर आगे, और इसे मैं ये वाला ब्लू कलर दे देता हूँ। इसे मैं कंट्रोल S करता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ, F5 करता हूँ दोबारा, ठीक है, ये इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब मैं एक और यहाँ पे हेडिंग का टैग लगाता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से ये ऑलमोस्ट ग्रीन कर देता हूँ। और ये मेरा H1 नहीं, ये मेरा H2 टैग है, ये कंट्रोल S किया, दोबारा किया मैंने, तो ये बात दो हेडिंग आ गई, ठीक है। आपने ये चीज देखी होगी कि वेब एप्लीकेशन में एक चीज कितनी बार रिपीट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल ये वाले टेक्स्ट देखो कितनी बार रिपीट हुए हैं, कितनी बार देखो ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम ये जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये वाली जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, जब इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये जो H1 के टैग हमने इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं,
ये भी कई बार यूज करना पड़ेगा हमें सेम पेज पे। इसी तरह करके हमें ये जो हमने टैग यूज करवाया हुआ है H2 का, ये भी हमें मे भी कई बार यूज करना पड़ जाए। तो जितनी बार भी हमें यूज करना पड़ेगा, हर बार हमें स्टाइल में उसका कलर डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो डिफॉल्ट कलर है ना उसका, वो एक्चुअली वो नहीं है जो हमने उसका कलर देना ही। अब डिफॉल्ट कलर भी हम इधर शो कर देते हैं। और ये यहाँ से मैं स्टाइल हटा देता हूँ। फिर मैंने इसे कंट्रोल S किया, यहाँ पे आया, सेवन किया। अब देखो, इन दोनों में, इसमें और इसमें सिर्फ क्या है, कलर का डिफरेंट है। और ये और भी डिफरेंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो इसने H1 का टैग बनाया हुआ है, इसका इसका जो यानी कि फॉर्मेट है या इसका जो फाउंड है वो भी डिफरेंट है। इसका आई थिंक साइज भी डिफरेंट है। कितना अच्छा लग रहा है ये लिखा हुआ, और ये लिखा हुआ कैसा लग रहा है, यानी कि एक सिंपल सा डिफॉल्ट सा लिखा हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें मैं इधर स्टाइल से कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? कलर तो हमने देख लिया, इसी तरह करके इसमें फाउंड फैमिली है या फाउंड स्टाइल है, वो मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। क्या स्टाइल मैंने करना है वो मैं कर सकता हूँ। इटैलिक मैंने करना है, इसे मैंने इटैलिक कर दिया। ठीक है, ये थोड़ा और खूबसूरत हो गया थोड़ा। इस तरह करके स्टाइल से मैं डिफरेंट चीजें कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसकी ज्यादा जरूरत क्या है? अब मुझे, मेरे सामने है कि भाई मुझे जो है ना एक और मैंने पेज बनाना है। क्योंकि एक एप्लीकेशन में कितने ज्यादा पेज होते हैं, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास दो पेज आ गए हैं यहाँ पे मेरे पास। अब मैं वापस इधर आया, ये पेज पे मेरे पास वही चीज आ गई। इसको मैंने यूआरएल को कॉपी किया, ये यहाँ पे पेस्ट किया, और इसका मैंने नाम रखा हुआ है 1। अब ये देखो यहाँ पे हेडिंग, यानी कि ये दूसरा पेज आ गया। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ही एप्लीकेशन है जिसके दो पेजेस हैं। ठीक है, अब जिस तरह अब ये एप्लीकेशन है, क्या इसमें कोई इमेजिन कर सकता है कितने पेजेस होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये काउंट कर सकता, क्योंकि हर पेज देखो, हर पेज अलग है, हर पेज अलग है। इस एप्लीकेशन के मिनिमम भी जो है ना यानी कि मिनिमम भी 1000 से तो ऊपर पेज होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे कितने ज्यादा इसने सोर्सेज दिए हुए हैं, कितने CSS है, HTML है, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, पर उसके भी अगर 100 पेज हो तो कितने ज्यादा ये पेज बनते हैं। ठीक है, तो हर पेज पे हमने ये स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। हर पेज पे स्टाइल अप्लाई किया हुआ है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे फेस होती है? प्रॉब्लम ये फेस होती है कि आज के दिन यानी कि हमारा जो क्लाइंट है ना, अब जिस तरह घर में भी कोई चीज, अगर ये नेचर है इंसान की, घर में भी कोई चीज आपने कोई लगाई होगी, कोई कलर होगा या कोई ऐसी चीज जो बार बार आंखों को देखते रहना, तो वो एक तरह की सेट हो जाती है आंखों में। तो फिर बंदा कहता है कि नहीं यार, अब इसका कलर चेंज कर दो, या इसकी जो क्वालिटी है वो दूसरी ले आओ, या इसको नया कर लो। इस तरह करके यानी कि चेंजिंग का दिल करता है इंसान का। सेम इसी तरह का एनवायरनमेंट पे ना हमें वेब एप्लीकेशन में क्लाइंट्स का भी मिलता है। वो हमेशा चाहता है कि भाई मेरी जो एप्लीकेशन है ना वो अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना यानी कि CSS का बहुत बड़ा रोल होता है। अब वो कहता है कि यार ये जो ये वाला कलर है ना, अब मुझे ये इतना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा, उसने अरसा हो गया ये यूज किया है। इवन कि ये जो W3 स्कूल साइड है, ये पहले ऐसी नहीं थी, ये टाइम टू टाइम चेंज हुई है। ठीक है, तो पहले ये बिल्कुल सिंपल सी साइड थी, और इनका कलर कलर थीम भी डिफरेंट था। इसी तरह आप दुनिया में देख लो, कितनी भी जितनी भी साइडें हैं, सब अपने आप को मॉडिफाई करती हैं एज रेस्पेक्ट टू डिस्प्ले। ठीक है, यानी कि जो भी डिस्प्ले का ट्रेंड चल रहा होता है उस वक्त, उस लिहाज से वो अपने आप को अपडेट करती हैं। लेकिन अब वो क्लाइंट कहता है कि यार मैं मुझे जो है ना अब ये पसंद नहीं आ रहा, मुझे इसकी जगह जो है ना रेड कलर होना चाहिए। ठीक है, एज पर माई करंट सोल्यूशन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा मैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं रेड कलर दे दूंगा। ठीक है, अब मैंने इसे दोबारा सेव किया, और मैं इधर आया इस पेज पे, इसको मैंने रिफ्रेश किया, इसका रेड कलर हो गया। जब मैंने इसको आके रिफ्रेश किया ना,
इसका कलर रेड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने जो है यानी कि डिपेंडेंसी नहीं बनाई हुई इसकी, यानी कि ये कलर का डिपेंड कर, कलर का चेंज होना हमारे एक जगह पे चेंज होने पे डिपेंड नहीं करता। ये हम दो जगह चेंज करेंगे, जितने पेजेस हैं, अगर 1000 पेज हैं, जो एज पर हमने करंट लॉजिक यूज किया है उसके हिसाब से हमें 1000 जगह पे ये कलर चेंज करने पड़ेंगे। जब हम ये कलर चेंज करेंगे तो इसका मतलब है कि इसमें जो है ना दो सबसे बड़े इशू आते हैं। एक तो ये इशू जो आपने देख लिया कि क्या, कि हमें हर एक जगह पे भी अगर हम कलर चेंज करना भूल गए ना, तो समझ लो वहां पे ये कह लो कि प्लेंटी है एक तरह की। क्यों प्लेंटी है? कि जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं या इवन के खास तौर पे जो गवर्नमेंट साइड होती है, पाकिस्तान में तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे एक इदारा है जिसका नाम TRA, ठीक है। वो सिर्फ आपके जो है ना यानी कि कह लो कि वेब एप्लीकेशन की या आपकी एप्लीकेशंस की जो है ना ये कह लो कि अप्रूवल देता है। और इन्हीं बेसिस पे देता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो फुली यानी कि कह लो कि फंक्शनली लिहाज से, लीगलाइज लिहाज से और हर तरह से जो है ना वो कह लो कि अप्रूव्ड होनी चाहिए, और वो भी उनके स्टैंडर्ड पे। और अगर इस तरह का कोई बड़ा बग निकल आया कि भाई एक जगह चेंज हो गया, या चलो 999 जगह चेंज हो गया और वो एक जगह चेंज होना रह गया, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। ठीक है। तो इसलिए जो है यानी कि अगर हम ये वाली अप्रोच यूज करें जो कि भी हम कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि CSS के बगैर भी हम अपना काम चला सकते हैं, जो कि हम चला भी रहे हैं अभी तक। ठीक है। अब देखो एक जगह मैंने चेंज कर दिया है जो कि यहाँ पे मैंने करना था, और ये मेरी एप्लीकेशन में कितने पेजेस होते हैं जहां पे ये H1 यूज हो रहा था। अब एक पेज पे H1 कितनी बार यूज हो रहा है उतनी बार। ठीक है ना, यहाँ पे भी देखो H1 यूज हुआ, इधर मैंने कोई स्टाइल नहीं अप्लाई किया तो वैसे वो डिफॉल्ट रहा। लेकिन अगर इधर भी सेम स्टाइल में यूज करता तो इसका भी कलर मुझे रेड करना पड़ रहा था। ठीक है, सेम इसी तरह इधर मैं करना भूल गया, तो जाहिर सी बात है वो इस चीज पे एक्शन लेंगे। हाँ, अगर उनकी नजरों में नहीं आया, वो वाला पेज छुप गया या कुछ सी भी वजह से वो उस पेज तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर वो अलग चीज है। ठीक है ना, यानी कि आप लोगों का बग बच गया। लेकिन अगर वो उस तक पेज तक पहुंच गया तो ये लीगली बहुत बड़ा इशू बनता है कि भाई आपकी ये एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें जो है ना यानी कि आपको मैनुअली काम करना पड़ रहा है, या आपको पेज बाय पेज या कंट्रोल बाय कंट्रोल आपको जो है ना चीजों को हैंडल करना पड़ रहा है। एक तो सबसे बड़ा इशू यही आता है इसमें कि आप एक जगह चेंज चेंज कर दिया और एक जगह भूल गए, या सब जगह कर दिया और एक जगह भूल गए, तो ये सबसे बड़ा इशू है अगर आप लोगों ने स्टाइल यूज किया तो। दूसरा बड़ा इशू क्या आता है कि आपको आपका जो काम है ना, काम का यानी कि कह लो कि जो टास्क है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अभी तो इस तरह के टूल आ गए हैं, इस तरह की एप्लीकेशन आ गई है कि आप Ctrl+H करके ये काम कर सकते हो कि भाई मैं ये काम कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये था, मेरे पास ब्लू था, मैं कहता हूँ कि जहां जहां पे ये वाला टेक्स्ट फाइंड हो वहां वहां पे ये वाला टेक्स्ट कर दे। ठीक है, और ये वाला बटन होता है रिप्लेस आल का, मैं ऐसे रिप्लेस आल नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, मैं ऐसे रिप्लेस कर देता हूँ। अब इस हद तक तो ये ठीक है कि इसने रिप्लेस आल, अच्छा ये इस वाले टूल में देखो अब ये चीज नहीं है। यानी कि अगर आप विजुअल स्टूडियो वगैरह में करते हैं ना तो वहां पे ये चीज होती है कि आपने किस किस फाइल में, यानी आप सारी फाइल्स में कर सकते हो, हर जगह पे उस जगह पे कर सकते हो। तो इस तरह करके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन फिर भी यानी कि ये चीज रहती है कि भाई हमें इशू फेस हो सकता है। ठीक है। अब जिस तरह ये दोनों जगह पे मैंने चेंज किया, अब यहाँ पे देखा मैंने चेंज हो गया और यहाँ पे भी देखा चेंज हो गया। ठीक है। और अब एक एक ये चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा याद रखना। अब इंशाल्लाह आप प्रोजेक्ट पे मूव करोगे, ये एक बहुत बड़ा टिप है कि जब भी आप लोग देख लो कि आप लोगों के पास एक चीज, चाहे वो कह लो कि आप लोगों के पास ये स्टाइल हो, चाहे कोई बैकएंड का फंक्शन हो, चाहे वो कोई क्यूरी हो, अगर एक चीज एक से दो बार यूज हो रही है। ठीक है। अब मैं इसकी एग्जांपल बताता हूँ। जिस तरह अभी ये हमारी छोटी सी एप्लीकेशन है, इसमें हमारा एक में ये कलर है और एक में ये है। मैं एक मिनट इसको चला के दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये ब्लू है इसका, और यहाँ पे ये ग्रीन है इसका। ठीक है। लेकिन ये वाली हेडिंग क्या है, सेम है, और ये वाली हेडिंग भी सेम है। ठीक है। तो जहां पे दो चीजें सेम हो, वो चाहे फंक्शनल हो चाहे स्टाइल हो कुछ भी हो, आपने कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि वो जो है ना चीज एक ही जगह पे इम्प्लीमेंट हो।
यानी कि इसका जो रेड कलर है ना, ये कहीं ना कहीं आपने ऐसी जगह से पिक करना है जहां से बाकी लोग भी पिक कर सके या बाकी एट्रीब्यूट भी पिक कर सके। अब ये वाला कलर पूरी एप्लीकेशन में एक ही जगह यूज हुआ है, या ये वाला कलर पूरी एप्लीकेशन में एक ही जगह, क्योंकि अभी तो हमारी एप्लीकेशन 2 पेज की है ना, ये वाला कलर पूरी एप्लीकेशन में एक ही जगह यूज हुआ है, ये वाला कलर पूरी एप्लीकेशन में एक ही जगह यूज हुआ है, लेकिन ये एक से ज्यादा बार हुआ है। ठीक है, जो चीज एक से ज्यादा बार यूज हो रही है उसको आपने क्या करना है, यूनिक करना है। ये चीज हर जगह पे है। एक ऐसी क्यूरी आपने लिखी जो 2 जगह यूज होगी, तो आपने उस क्यूरी को एक जगह ही लिख के आपने अपने जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं, चाहे वो इनहेरिटेंस हो, चाहे वो कह लो कि पॉलीमार्फिज्म का कोई भी कंसेप्ट हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्शन हो, तो आपने वो चीज एक जगह इंप्लीमेंट करनी है और बाकी उसको उस एक जगह को आपने रेफर करवाना है बाकी 2 जगह पे जहां पे वो यूज होगी। हाँ, लेकिन अगर आपकी पूरी एप्लीकेशन वो एक ही जगह है तो उससे फिर कोई गर्ज नहीं है, बेशक आप जिस तरह अभी है, अगर आप इसको स्टाइल में ही रहने दो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये यूज ही एक ही जगह हुआ है, इसको कोई और यूज ही नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ा टिप है कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए, कि आपने रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करना है और रेपिटेशन को 1 पे लाना है। यानी कि रेपिटेशन की बिगो बिल्कुल 1 होनी चाहिए, वो एक से ज्यादा बार वो एप्लीकेशन में कहीं पे भी ना हो। यानी कि ये वाला जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला टेक्स्ट, ये पूरी एप्लीकेशन में चाहे 1000 पेजेस बने चाहे 1 लाख पेजेस बने, ये वाला टेक्स्ट पूरी एप्लीकेशन में एक बार आना चाहिए बस, ताकि मैं सिर्फ इधर चेंज करूं और बाकी सब जगह पे चेंज हो जाए। और इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बैकएंड लिखा हुआ है, एक एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसके अंदर वो एप्लीकेशन यूज कर रहा है, सेल का डिपार्टमेंट भी यूज कर रहा है, परचेज का डिपार्टमेंट भी यूज कर रहा है, और सेल परचेज और प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट भी यूज कर रहा है। ठीक है, और वो जो यूज कर रहे हैं ना, उसके अंदर एक फंक्शन है कैलकुलेट टैक्स का। ठीक है, अगर आप लोगों ने कैलकुलेट टैक्स का फंक्शन, अब देखो चेंज भी होता रहता है, गवर्नमेंट टैक्स चेंज कर दे, ठीक है, या गवर्नमेंट कोई और यानी कि उसमें लिमिटेशन लगा दे, उस बेस पे भी चेंज हो सकता है। और मे भी कोई टैक्स इंटरनल कोई कंपनी वाइज कोई टैक्स हो, वो उसके बेस पे भी इंक्रीज या डिक्रीज या कुछ भी फार्मूला चेंज हो सकता है। अगर आपने अब एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और तीनों डिपार्टमेंट एक ही फंक्शन को कॉल कर रहे हुए, तो तीनों को सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने कैलकुलेट टैक्स का फंक्शन प्रोडक्शन के लिए एक बना दिया, सेल डिपार्टमेंट के लिए एक बना दिया, परचेज डिपार्टमेंट के लिए एक बना दिया, तो इससे देखो कितना बड़ा इफेक्ट आपके साल भर जो रेवेन्यू जनरेट होता है, या एक जो रिपोर्ट ओवरऑल एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसमें लेजर बैलेंस सब कुछ होता है, वो कितनी गलत जनरेट होगी। किसी एक जगह भी आप पॉइंट पॉइंट का भी यानी कि आप डिफरेंस रखना भूल गए किसी भी एक डिपार्टमेंट के टैक्स के फंक्शन में, तो देखो कितना बड़ा ये चेंज आएगा। और टैक्स का फंक्शन तो हर जगह कैलकुलेट होगा ही होगा ना, सेल डिपार्टमेंट ने जब चीज को सेल करना है, उसने टैक्स कैलकुलेट करके सेल करना है कि हाँ भाई मेरे जो प्रोडक्ट है ना, टैक्स लगा के, मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट लगा के, एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगा के, इसकी प्राइस ये बन रही है, इतना बेनिफिट में रख के, तब जो है ना मैं इसकी प्राइस डिसाइड कर रहा हूँ कि कंज्यूमर को जो है ना इतनी प्राइस पे बेचूंगा। यानी कि उसने भी टैक्स कैलकुलेट करना है उसका। ठीक है, सेम इसी तरह जो है जो परचेज वाले हैं, वो भी उस जब प्रोडक्ट को लेंगे उसका टैक्स कैलकुलेट करके लेंगे कि भाई कितना हमने इस पे टैक्स पे किया है, और कितने हमने ओरिजिनल इसकी अमाउंट पे की है, और कितना इसमें हमने ड्यूटी या कोई और चीज पे किया है। सेम इसी तरह प्रोडक्शन वाले वो क्यों इस चीज का ख्याल रखेंगे, वो इसलिए ख्याल रखेंगे कि उन्हें जो रॉ मटेरियल लिया है, रॉ मटेरियल के बाद जितनी एफर्ट पुट हुई है या कोई और चीज पुट हुई है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जितनी भी चीजें हैं, उसके साथ उन्होंने उसका टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके सब कुछ करके वो उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब तीनों डिपार्टमेंट में से एक में भी अगर तीनों के फंक्शन अलग अलग हुए, नो डाउट कि हो सकता है कि आप लोग इतनी इंटेलिजेंस से चल रहे हो कि भाई आपको पता हो कि हाँ जब चेंज आएगा तो हमें पता है इसी जगह पे चेंज, हम तीनों जगह पे चेंज करेंगे। ठीक है, वो आप लोगों की ठीक है, लेकिन आर्किटेक्चर वाइज ये चीज रॉन्ग है। आपकी पूरी एप्लीकेशन में एक चीज 2 बार रिपीट हो रही है ना कहीं पे भी, किसी भी लिहाज से, वो चाहे वो वेरिएबल 2 बार हो, चाहे वो क्यूरी सिलेक्ट की क्यूरी 2 बार हो, चाहे वो यानी कि कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें सेम लॉजिक हो, वो 2 बार हो, किसी भी लिहाज से कुछ भी 2 बार हो रहा है ना, तो समझ लो आपकी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी है।
अब हम सारी चीजें अपनी हैंडल कर सकते थे, लेकिन फ्रंट एंड जो है ना, फ्रंट एंड में तो कोई बिजनेस नहीं होता। फ्रंट एंड में हम सीएसए की क्लासेस नहीं लोड कर सकते। फ्रंट एंड पे हम जो है ना डीबी से कोई डाटा नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए फ्रंट एंड को ये जो चीज कवर कर रही है ना, वो सीएसएस कर रही है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव सीएसएस का यही है कि भाई हमने अपने ये जो स्टाइल है, जो ये लुक लुक एंड फील है ना, कैसे इसको एक जगह पे कॉमन करना है, और एक जगह पे कॉमन करके जो है ना इसको वो वाला यानी कि फीचर देना है या वो वाला लेआउट देना है जो हमारा सिंपल एचटीएमएल से आता है, जो कि अभी हम लेके आए हैं ये सिंपल एचटीएमएल से। तो इस सीएसएस में कोई क्यूरी है, तो बाकी ये होती किस तरह है वो हम कल देखेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस करना है कि आप लोग जो है ना सिर्फ अपने पास जो है ना ये स्टाइल को यानी कि देखो थोड़ा सा, क्योंकि सीएसएस कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टाइल से ही शुरू होगी और स्टाइलिंग पे ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये जो स्टाइल के बाद दो ब्रैकेट लगी है और ये है ही स्टाइलिंग, ये जो चीजें है ना ये सारी सीएसएस है। मैं ये नहीं कहता कि एक एक चीज को पढ़ो या देखो। देखो अब जिस तरह ये है फाउंड फैमिली, यानी कि पता चल गया मुझे कि यार यानी कि कोई फाउंड के कुछ चीजें होंगी कि जोन सी हमने उसको फाउंड देना होगा वो हम दे सकते हैं। फाउंड वेट है कि भाई वो यानी कि कितना मोटा हो कितना बारीक हो वो चीज हम दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके जो है ना ये चीजें हैं कुछ जो आप यानी कि ना सिर्फ ये इस तरह करके देख सकते हो। हाँ, जहाँ पे आप जिस तरह एक ये है ऑपर्टिसिटी है, ये कई लोगों को शायद पता होगा इस चीज का, लेकिन अगर नहीं पता तो गूगल से जाके सर्च कर लो इसको। इसमें से कई ऐसी चीजें जो मुझे नहीं पता, यानी कि कह लो कि मुझे खुद भी नहीं पता, और अगर मैंने भी करना होगा तो मैं सर्च करूंगा इंटरनेट से, तो आप लोग भी डायरेक्ट देख सकते हो। सेम यही चीजें हम सीएसएस के अंदर यूज करेंगे। सिर्फ सीएसएस के अंदर हम बेनिफिट क्या लेंगे, ये जो हमारा काम यानी कि गंदा काम हुआ है कि जो सेम हमने काम इसके साथ किया और सेम हमें यहाँ पे रिपीट करना पड़ा है, उस काम को हम एलिमिनेट करेंगे बस। इससे ज्यादा सीएसएस और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे किसी की कोई क्यूरी है, बाकी अपने यानी कि टास्क के लिहाज से बस ये स्टाइल को आज देखना, आप खुद इंप्लीमेंट करके देख लेना। अगर खुद एक आधी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कोई टफ प्रॉपर्टी लगती है तो उसको आप सर्च आउट कर लेना थोड़ा। ठीक है, तो ये बस चीजें देख लेना। तो बाकी इंशाल्लाह सीएसएस हम शुरू करेंगे, और वो आपको एक बार सिर्फ उसकी हायरार्की समझ आ गई तो आप लोग खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये हायरार्की है, यहाँ पे यहाँ से डाटा आ रहा है, तो वो जो है ना क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इस यहाँ तक किसी की कोई क्यूरी हो तो। चलो ठीक है, आज बस हमने यही चीज डिस्कस करनी थी कि ऑब्जेक्टिव क्या है सीएसएस का, यानी कि सीएसएस क्यों यूज होना शुरू हुई। ठीक है, तो वो होपफुली कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि हम कितना अपना काम बचाने जा रहे हैं सिर्फ सीएसएस की मदद से। और ये चीज मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को डिस्कस की थी, और अभी भी यानी कि आज भी हमने कर लिया है कि हमने जब भी कोई आर्किटेक्चर बनाना है किसी भी प्रोजेक्ट का या प्रोजेक्ट की कोडिंग करनी है, हमने रेपिटेशन को जीरो करना है और रीयूजेबिलिटी को मैक्सिमम करना है। ठीक है, कोई भी एक चीज रिपीट ना हो, यानी कि एक बार जो चीज हो गई पूरे प्रोजेक्ट की, मैं पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक आधी फाइल या एक आधे मॉड्यूल या एक आधे डिपार्टमेंट वाइज किसी चीज की बात नहीं कर रहा। पूरे यानी कि प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ कि एक बार कोई एक चीज आ गई तो दूसरी बार वो चीज नहीं दोबारा लिखी जाएगी। फ्रंट एंड की एग्जांपल यही है जो आज हमने कर ली। एक बार ये सेटिंग हमने ये वाली चीज डिफाइन कर दी, तो दूसरी बार अब हमने ये लाइन नहीं लिखनी पूरे उसमें। और यही चीजें बचाने के लिए जो है ना हमें क्या करते हैं, अब जो आर्किटेक्चर है ना उन्हें डिस्कस करते हैं कैसे आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाए कि हमारी जो है ना रेपिटेशन वो जो है खत्म हो और रीयूजेबिलिटी मैक्सिमम इंक्रीज हो, ताकि हमारा एक जगह पे भी चेंज आए तो वो हमारा मिनिमम चेंज हो। अब आपको क्या लगता है कि कल को अगर ये W3 स्कूल वाले हैं, ये कहते हैं कि यार हमने जो अपना थीम है ना ब्लू करना है, कितना का टाइम उन्हें लगना चाहिए अगर उनका आर्किटेक्चर परफेक्ट है तो? मेरा ख्याल है सेकंड में उन्हें टाइम लगना चाहिए कि भाई उन्होंने ये थीम अगर ब्लू करना है, ये सारा थीम उन्होंने ब्लू देना है, तो सिर्फ यानी कि कह लो सेकंड में होना चाहिए, बस एक जगह वो चेंज करें, पूरी एप्लीकेशन में वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। ये वाला क्या जहां पे भी उनका यानी कि थीम कलर चेंज करने का प्लान हुआ था, और होता भी ऐसा ही है दुनिया में।
लेकिन लोगों को लगता है कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा जो है ना उन्होंने चेंज किया चीजों को। ठीक है, फिर आज जो है ना आप लोग स्टाइल को देखना थोड़ा सा खुद अपने तौर पर। तो कल से जो है ना हम यानी कि CSS इंशाल्लाह कर लेंगे स्टार्ट। ठीक है।